हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले अपना नेक्स्ट कंसेप्ट जो कंटिन्यूएशन में होगा रिलेशन एंड फंक्शन के लास्ट कंसेप्ट से। तो रिलेशन एंड फंक्शन का हमारा लास्ट कंसेप्ट क्या था? इन्वर्टिबल फंक्शन। तो जो आज हमारा चैप्टर होगा वो इन्वर्टिबल फंक्शन को ही कंटिन्यू करेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या देखा था? इन्वर्टिबल फंक्शन हमने किस टाइप के फंक्शन का देखा था? जब मैं बात कर रहा था इन्वर्टिबल फंक्शन की, तो इन्वर्टिबल फंक्शन में हमारे पास क्या होता था? हम कैसे फंक्शन पढ़ के आए हैं। अभी तक जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर था उसमें जब हमने इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करी थी तो हम उसमें कैसे फंक्शन पढ़ के आए हैं? ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x प्लस में 7 एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 6, ऐसे इस टाइप के फंक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर में जितने भी हमने फंक्शन पढ़े थे और उनका इन्वर्टिबल देखा था तो वो कुछ इस टाइप के फंक्शन थे। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अलजेब्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ा था, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में। तो हमें अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ने को, मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की बात करनी है। तो हमने सोचा इसे क्यों ना एक नया चैप्टर बना दिया जाए, और हमने क्या बना दिया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर। तो कुछ नहीं है, ये चैप्टर पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर में आ सकता था, कवर हो सकता था। बस अभी तक हमने क्या पढ़े हैं? अलजेब्रिक फंक्शन के इनवर्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फंक्शन। तो हमारा जो टॉपिक है आज का उसमें है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास क्या होंगे? इन्वर्टिबल फंक्शन होंगे। किसके? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो इसके लिए पहले हमें 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है वो हमें काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं बहुत बेसिक कवर करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर उसके बाद देखेंगे हम। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे पास 10th तक। 10th में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिखाते हैं। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे हमें उनका रेशियो बता देते हैं, तो इसलिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाते हैं 11th क्लास में आगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कहीं ना कहीं वो फंक्शन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो हम उसे किस चैप्टर में डाल देते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इस चैप्टर में क्या है हमारे पास? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ना है। और जैसे ही मैं बोलूँ इनवर्स, तो इनवर्स बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि क्या वो 1 1 और ऑन 2 होगा? अगर वो 1 1 और ऑन 2 होगा तो ही हम इनवर्स की बात करेंगे। तो हमें इस चैप्टर में 2 काम करने हैं, मतलब इस टॉपिक में हमें 2 काम करने हैं। पहले तो चेक करना है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। ठीक है, हमने चेक कर लिया। अगर नहीं होता होगा, अब चैप्टर तो बना है तो हमें पढ़ना तो है, तो हम बना देंगे। डोमेन को हम कुछ फिक्स करेंगे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, और फिर उसी लिमिटेड एरिया में, उसी लिमिटेड डोमेन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे। फिर हमने चलो पहले चेक कर लिया वो इन्वर्टिबल है क्या नहीं। अब इन्वर्टिबल चेक करने के बाद हमारा दूसरा कंसेप्ट होगा कि उसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, ठीक है ना। उसका इनवर्स क्या होगा? जैसे अभी मैं बात करूं, एफ एक्स है 4x प्लस 7, तो इसका इनवर्स क्या होगा? हम कैसे निकालते थे? y बात करी हमने काफ़ी बार, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू में y माइनस 7 अपॉन में 4। तो ये क्या होता था? इन्वर्टिबल फंक्शन। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होंगे? तो ये सारी बात करनी है हमें इसी टॉपिक में। टॉपिक का नाम डाल देते हैं हम, और कंटिन्यूएशन में है इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इन्वर्टिबल फंक्शन तो आपको पहले आने ही चाहिए, तो ही 1 1 और ऑन 2 की बात होगी। तो हम क्या, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने 1 बाय 1, उनको ग्राफ से हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। ग्राफ से हम चेक करेंगे क्या 1 1 और ऑन 2 है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम बना देंगे। चलो अब देखो, अब अगर मैं सबसे पहले सबसे आसान फंक्शन साइन एक्स की बात करता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स। अब कहां से कहां तक डिफाइन होता है साइन एक्स? कोई भी रियल नंबर डाल दो। 11th क्लास में हमने देखा था, पाई डालो, -π/2 डालो, कुछ भी डालो, सब पे डिफाइन है। तो कोई भी रियल नंबर डाल दो। पर हमें आंसर कहां से कहां तक मिलते थे? -1 से 1। तो
कोई भी रियल नंबर डालो, -1 से 1 के बीच में आंसर आता था इसका। तो हम इसके अगर ग्राफ से भी देख सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। ये इसकी डोमेन है रियल नंबर, यहां पे -1 से 1 रहेगा। यहां पे क्या आएंगे हमारे पास, कोई भी रियल नंबर। पाई से देखो, पाई से ना कंफ्यूज मत होना, पाई तो एंगल होता है, पाई होता है 1.5, पाई होता है 3.14, पाई/2 होता है 1.57। तो मैं वही रियल नंबर लिख रहा हूं। पाई का मतलब 3.14 होता है, तो मैं लिख रहा हूं -3.14, इसका मतलब है -पाई, -1.57 मतलब -पाई/2, 0 तो 0 ही है, 1.57 और 3.14, इन्हीं पर्टिकुलर वैल्यू से हमें पता चल जाएगा। देखो पाई/2 1.57 क्या होगा, साइन 1 के बराबर, ठीक है, सॉरी -1 के बराबर। इसमें एक दो वैल्यू और ले लेते हैं। पाई, चलो इससे भी समझ आएगा, अभी यहीं से समझ आएगा। 0 पे साइन 0 क्या होता है, 0। साइन पाई क्या होता है, 0। तो क्या ये 1 है, नहीं है। साइन पाई/2 क्या होता है, 1। साइन -पाई/2 क्या होता है, -1। माइनस पाई 0, साइन -पाई क्या होगा, 0 होगा। तो देखो ये क्या, ये 1 है, 1 तो नहीं है। क्या ये ऑन टू होगा, हाँ ऑन टू होगा। हर रियल नंबर के लिए ना कोई वैल्यू तो होगी। इसे ग्राफ से समझते हैं और अच्छे से। अभी देखो यहां से हमें पता चल चुका है 1 नहीं है। अब देखो ये साइन x का ग्राफ है, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे -पाई/2, -पाई प्लस पाई/2, सॉरी पाई प्लस पाई, 3पाई/2, 2पाई। अब देखो, अब ये फंक्शन ऐसे चले जा रहा है, जैसे जैसे टर्न आएंगे ना वैसे वैसे वैल्यू रिपीट करती है। कैसे रिपीट करती है अभी देख लेना। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, मिनिमम वैल्यू -1। जैसे जैसे टर्न आएंगे वैल्यू रिपीट होगी, सेम एक्स पे 2 डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। देखो तो सबसे आसान एग्जांपल से समझ लेते हैं। पाई/2 पे क्या मिलेगा, x की वैल्यू जब पाई/2 होगी तो क्या मिलने वाला है, 1, ठीक है। जब x की वैल्यू 5पाई/2 होगी तो फिर क्या मिलने वाला है, 1। तो साइन में जब पाई/2 और साइन 5/2 दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, और ये दोनों सेम भी नहीं है। दोनों 2 डिफरेंट पे क्या हो रहा है, सेम वैल्यू आ रही है। जब 2 डिफरेंट वैल्यू पे सेम वैल्यू आ रही है तो ये 1 तो नहीं है। तो 1 की तो कहानी खत्म हो गई। जब 1 की कहानी खत्म हो गई तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं हो सकता, या हम बोले इन्वर्टिबल तो नहीं हो सकता। अब देखो ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। -1 से 1 के बीच में क्या ऑन टू हो गए, हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई x है। अब देखो इसके लिए चेक करते हैं, इस वैल्यू के लिए कोई ना कोई x है, हाँ ये रहा, यहाँ पे कुछ होगा, ये रहा। हर वैल्यू के लिए एक नहीं काफी x है, इनफाइनाइट x है। कोई भी वैल्यू देखो, हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई x है। इधर देख लो, कोई जगह इधर भी देख सकते हैं, हाँ इधर भी देख सकते हैं, और इधर ही ऐसे पीछे भी देख सकते हैं। तो हर y के लिए, मतलब यहाँ से y डालना है ना, इस बार हम क्या करते हैं, ऑन टू चेक करने के लिए y डालते हैं। तो y डाल रहा हूँ मैं, इस लाइन को डाल रहा हूँ, उसके लिए x देख रहा हूँ, उसके रिस्पेक्टिव x कौन कौन से। तो डिफरेंट बहुत सारे x हैं, तो मतलब ऑन टू तो है। ऑन टू को कोई फर्क नहीं पड़ता, y के लिए एक x है या इनफाइनाइट x है, बस x होने चाहिए, तो है हर y ऑन टू तो है। पर ये 1 नहीं था।
जैसे हमने यहाँ पे भी देख लिया था और यहाँ पे भी नहीं देख लिया, ग्राफ में भी 1 1 नहीं है, काफ़ी सारी वैल्यू के लिए हमें पता चल गया कि दो डिफरेंट एक्स के लिए सेम वैल्यू है। तो हमने सोचा अब डिफरेंट एक्स को आने ही मत दो, मतलब अभी हम इसे इस ग्राफ को एक बार और बनाते हैं। जैसे ये ग्राफ है, अब जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। देखो अब हमने देखा कि इसे ना टर्न ही मत लेने दो, जैसे ही टर्न होता है ना वैल्यू रिपीट कर जाती है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो इस वैल्यू के लिए यहाँ पे भी x है, अब ये टर्न होने दिया, मतलब ये आगे होके टर्न, फिर दोबारा यू टर्न है इसका, तो फिर इसके लिए दोबारा कोई ना मिल जाएगा, फिर और आगे मिल जाएगा। तो इसे टर्न मत होने दो, इसे बिल्कुल कंटिन्यू रहने दो विदाउट टर्न, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आगे टर्न हो चुका है ना, तो इसके लिए आगे फिर वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या करा, हमने सोचा इसे टर्न होने से ही, टर्न ही नहीं होने देना, और हम इसे ना छोटे से जहाँ तक ये 1 1 है ना बस वहीं तक के लिए पढ़ेंगे। तो इसे 1 1 बनाना है पहले, तो हमारा पहला काम इसे 1 1 ही बना देते हैं, क्योंकि अभी तक sin x 1 1 नहीं है। इसे 1 1 बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको लिमिटेड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है ऐसे तो ये 1 1 होगा नहीं। तो हमने देखा यहां तक बिल्कुल सही है, सही है, सही है, जहां पे टर्न आ जाएगा। अब देखो π/2 तक सीधा है, इसके बाद टर्न है, तो हमने कहा इसके बाद पढ़ना ही नहीं है, मतलब sin x को बस इतना ही देखेंगे हम। फिर ऐसे ही यहां तक सही है, मतलब यहां से यहां तक कोई टर्न नहीं है, फिर यहां से आती यू टर्न है, तो फिर इसे यहां तक कर दिया। तो हमने क्या करा, हमने सोचा कि इसके बाद तो है ना यू टर्न आ जाते हैं, टर्न आ जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आने लग जाती है। एक ही वैल्यू के लिए 2 हो जाते हैं, एक टर्न बाद 2 हो जाएंगे, तीसरे टर्न बाद फिर और हो जाएंगे। तो जितने टर्न होंगे उतनी वैल्यू रिपीट करने लग जाएगी। तो हमने कहा इसे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर तो बस इसे हम यहां से sin x 11th क्लास तक हमारे लिए sin x पूरा था, ठीक है ना। पर अब हमने क्या करा, इसे 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें इसका इनवर्स पढ़ना है, तो इनवर्स के लिए इसे 1 1 बनाना है। तो 1 1 बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ा, तो हमने क्या करा, इसे -π/2 से π/2 तक कहा हमने, बस है ना अब इसे यहीं तक देखना है, ठीक है ना। तो हम इसे सिर्फ -π/2 से +π/2 तक पढ़ेंगे, बाकी और जगह भी पढ़ लेंगे, पर बुक जो है, जो हमारे नॉर्मली जो हम कंसेप्ट जिसकी बात करेंगे वो यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम अगर सिर्फ इतना ही sin x देखें तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा काम इसी से हो जाना है। रहेगा ये sin x ही, अगर किसी को डाउट है अब तो ये sin x ही नहीं रहा, नहीं रहेगा sin x ही, क्योंकि sin के अलावा कोई और फंक्शन ऐसा बनेगा ही नहीं जो ऐसे बिहेव कर दे, मतलब π/2 रखूँ तो 1 आ जाए, π/4 रखूँ तो 1/√2 आ जाए, -π/, तो ऐसे कोई बिहेव ही नहीं कर सकता, सिर्फ sin x ही रहेगा, ये अब भी sin x ही। तो अब हमने क्या कर दिया, इसे 1 1 बना दिया। तो पहला काम तो हमारा यही था कि इसे 1 1 बना दो, तो 1 1 तो बन गया, ये 1 1 भी है और on to तो पहले ही था, तो on to भी है। तो अब जब ये हमारा काम हो गया, अब ये 1 1 भी है, अब हम ऐसे बोल सकते हैं नाउ sin x, अब ये sin x कहां से कहां तक जा रहा है, इसमें जाएगा सिर्फ -π/2 से π/2। जो ये sin x है -π/2 से π/2, ये वाला वो वाला था, ये जो sin x है यही है, हमें इसकी बात नहीं करनी, ये 1 1 नहीं है। पर जो ये वाला fx है, अब जो हमने मतलब जो फंक्शन sin x अब करा है ये 1 1 है। देखो -1 से 1 तो अब भी है, तो ये sin x है, ये 1 1 भी है, sin x मतलब जो ये sin x है इस बाइजेक्टिव,
तो ये साइन एक्स क्या है, बाइजेक्टिव, और जब बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस या हम ऐसे बोल दें हेंस साइन एक्स इज इन्वर्टिबल। अब मैं सिर्फ जब भी मैं साइन एक्स बोल रहा हूं तो मैं इस डोमेन को फिक्स करके बोल रहा हूं, नॉर्मली जनरली मैं जनरल साइन एक्स की बात नहीं कर रहा, इस साइन एक्स की बात कर रहा हूं जो यहां से यहां तक है। तो हम ऐसे बोलेंगे हेंस साइन एक्स फ्रॉम -π/2 से π/2 टू -1 से 1 इज इन्वर्टिबल। ठीक है, अब देखो हमें इतना पता चल गया इन्वर्टिबल है। अब हम इनवर्स कैसे निकालते थे, याद करते हैं उस क्लास को, मतलब याद करते हैं प्रीवियस क्लास को। इन्वर्टिबल के लिए हम क्या करते थे, जो एफ एक्स होता था, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स है, तो हम एफ एक्स की क्या ले लेते हैं, वाई। ठीक है, और x को आइसोलेट करते थे। अब x आइसोलेट, x मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, जो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं इस x को आइसोलेट। पहला है कि जब भी साइन x में से x को आइसोलेट करना है तो ये ऐसे हो जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू में x। जब भी साइन x में से x को आइसोलेट करना है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का डोमेन बन जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो x होता था वो क्या हो जाता था, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो जी वाई क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। जी वाई इज इक्वल टू में साइन इनवर्स y बोलो, या जी एक्स इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x। तो जब इस फंक्शन में y वेरिएबल था, इधर y था, जब इधर x कर दिया मतलब दोनों साइड वेरिएबल बदल दिए, ना तो हमें इस वेरिएबल की वैल्यू पता ना इस वेरिएबल की, तो हम क्या बोल देंगे, जी एक्स इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x। अब देखो एक और बात हमने सीखी थी वहां पे, अब मैं इसे हटा दे रहा हूं। अब हमें सिर्फ उसे ही करना है, ऐसा हमें 6 के 6 फंक्शन के साथ करना है। अब देखो जी एक्स हमें इनवर्स फंक्शन मिल गया। मान लो एफ फंक्शन था जो साइन था, ये कहां से कहां तक जा रहा था, -π/2 से, या ऐसे मैं एफ की जगह साइन ही लिख देता हूं, साइन एक्स कहां से कहां तक जा रहा था, -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये भी इस पे भी डिफाइंड है, यहां तक गया है, -1 से 1। अब देखो साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक जाएगा, क्योंकि इसका इन्वर्टिबल है, हमें पता है इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, जैसे एक फंक्शन है x से y की तरफ जा रहा है, ये x है और ये y है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन कहां से कहां जाएगा, y से x। ये क्या हो जाएगा, -1 से 1, और इधर -π/2 से +। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। तो इन्वर्टिबल फंक्शन कहां से कहां तक होगा, साइन एक्स का, साइन इनवर्स x -1 से 1 से -π/2 से +π/2। अब देखो ये हो गया इन्वर्टिबल फंक्शन। अब हमने ना एक बात और करी थी वहां पे, हमें ये पता था, देखो मैं याद दिलवाता हूं फिर इसे मैं हटाऊंगा। मान लो एफ एक्स है, एक एफ एक्स है एक्स, और एक जी एक्स फंक्शन है 1/x। हमने एक बात देखी थी कि जो फोग है और जो गोफ है ये आइडेंटिटी फंक्शन बनते हैं, मतलब x ही आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे x का है तो फोग करो चाहे गोफ, आइडेंटिटी फंक्शन x का ही बनना है, क्योंकि दोनों की डोमेन ही x है। अगर मैं यहाँ पे y कर दूं एक बार को, ठीक है, तो फोग का क्या बनेगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। फोग क्या बन जाएगा, सिर्फ y, क्योंकि इस बार g की डोमेन y हो चुकी है, तो फोग में g की डोमेन यूज होगी, तो डोमेन जो जाएगी वही आंसर आ जाएगा, और गोफ में x। तो इतनी बात याद है हमें कि भाई एक फंक्शन है उसका अगर इनवर्स फंक्शन है, जब इन दोनों का हम कंपोजिशन करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन ही बन जाता है। अभी तो यहाँ पे y का है, अभी हम मेनली हम x के पढ़ने वाले हैं। देखो नॉर्मल फंक्शन की डोमेन भी x है, इन्वर्टिबल फंक्शन की डोमेन भी x है, मतलब वेरिएबल x है, तो यहाँ पे हम x के लिए पढ़ने वाले हैं। तो देखो फोग कंपोज करेंगे, अब इसकी डोमेन x ही होगी तो ix मतलब x ही हो जाएगा, तो फोग क्या हो जाएगा x, और गोफ भी x। इस कंसेप्ट को यूज करने वाला हूं मैं आप, और वही प्रॉपर्टी बन जाएगी, उससे हमारे काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं दोनों कंपोजिशन कर दूंगा। मान लो ये एफ एक्स है,
और ये जी एक्स है। अब मैं कर रहा हूं फोग, तो फोग क्या होगा आई एक्स, और गोफ भी क्या होगा आई एक्स। अब देखो फोग मतलब एफ में जी एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स को एक्स से लिख देते हैं क्योंकि इसमें इधर एक्स आने वाला है। अब देखो f में जी एक्स जाएगा, एफ एक्स क्या है साइन एक्स, तो साइन जी एक्स, और जी एक्स क्या है अपने आप में साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा x के। अब देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है, ऐसे काट मत देना, ये कंपोजिशन है। देखो मैंने उस दिन भी बताया था जिस दिन कंपोजिट फंक्शन कराया था, कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि जब हमारे पास नॉर्मल फंक्शन, देखो नॉर्मली इनवर्स फंक्शन साइन का साइन इनवर्स एक्स है, पर इसके जैसे अभी मैंने ये भी बताया था साइन एक्स नॉर्मल फंक्शन है, पर साइन एक्स की जगह कुछ भी आ जाएगा तो कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। तो देखो मैंने साइन में क्या कंपोज कर दिया, साइन इनवर्स एक्स कंपोज कर दिया, तो साइन में जब साइन इनवर्स एक्स कंपोज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा एक्स, पर हमें इस बार एक्स को बताना पड़ेगा कि एक्स है क्या। तो देखो साइन में साइन इनवर्स एक्स गया है, तो साइन इनवर्स की डोमेन यूज होगी, और साइन इनवर्स की डोमेन क्या थी -1 से 1, तो मतलब एक्स इसके किसके बीच में रहने वाला है -1 से 1 के बीच में। अब देखो गोफ में क्या हो जाएगा, जी में एफ एक्स जाएगा, जी में जब एफ एक्स जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एफ एक्स, और एफ एक्स क्या अपने आप में साइन एक्स इक्वल टू में एक्स। अब देखो इसमें ये जो कंपोजिशन है और ये कंपोजिशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये कंपोजिशन साइन इनवर्स के डोमेन की डिमांड करता है, ये वाला कंपोजिशन साइन की डोमेन की डिमांड करता है। तो साइन की डोमेन क्या है -π/2 से π/2। ठीक है, तो जब भी साइन इनवर्स का आंसर आएगा तो किसके बीच में रहने वाला है -π/2 से π/2 के बीच में, और जब भी कभी साइन का आंसर आने वाला है और उसमें कंपोजिशन हुआ है साइन इनवर्स का तो -1 से 1 के बीच में। हमारा यूज होगा ये हमारा मेनली यही यूज होगा कि इनवर्स फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तो साइन इनवर्स के कोस इनवर्स के डोमेन में कुछ हमें मिलेगा और उसे हमें सोल्व करना है। तो ये सब कुछ है साइन इनवर्स के लिए। अब देखो कोई कहेगा हमें साइन इनवर्स का ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, हाँ ग्राफ भी बनता है इसका ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए ना आपको थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा चल क्या रहा है, बनते कैसे हैं ग्राफ। ये है एफ एक्स का ग्राफ, जैसे नॉर्मल सारे ग्राफ बनते हैं ऐसे इनवर्स के ही बनते हैं। ये है जी एक्स का ग्राफ। अब देखो जी एक्स का जो ग्राफ होगा वो -1 से 1, डोमेन -1 से 1 होगी, और रेंज होगी -π/2 से π/2। अब देखो ग्राफ बनाते टाइम में ना हम एक लॉजिक फॉलो करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उस पे है ना हम डोमेन को रखेंगे, डोमेन को हम हमेशा इस पे रखेंगे। तो इस बार साइन इनवर्स की डोमेन क्या है -1 से 1 के बीच में, तो मान लो -1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, इसके बाद भी है नंबर, पर हमें इसके बीच में रहना है। साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है -1 से 1, और ये कहाँ से कहाँ रेंज क्या होगी -π/2 से +π/2, तो यहाँ हो जाएगा π/2 और यहाँ हो जाएगा -π/2। अब देखो इसका ना बिहेवियर चेक करना है, रेफरेंस मिलता जाएगा हमें इससे भी। देखो साइन, चलो ऐसे भी समझ सकते हैं, साइन -π/2 क्या होता था, साइन नॉर्मल साइन पूछ रहा हूँ, साइन -π/2 -1। अब इसका उल्टा साइन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1, तो साइन इनवर्स -1 हो जाएगा π/2। तो ये लाइन मैं ऐसे बना दूँ, ठीक है ना, इसका रेफरेंस भी चलेगा। साइन -π/2 क्या होता है -1, तो साइन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, इस बार ये पुट करना, साइन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा -π/2। अब ऐसे ही साइन π/2 होता है 1, साइन π/2 होता है 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/2। हमें इनके एंड पॉइंट तो मिल गया, अब इन्हें ज्वाइन कैसे करना है, ऐसे करना है, स्ट्रेट लाइन करना है, वो देखते हैं। अब देखो
यहाँ से बदल जाएगा। देखो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं तो हमारी वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एंगल बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे, साइन फंक्शन की बात कर रहा हूँ, साइन फंक्शन में जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी वैल्यू बढ़ती रहेगी और 1 तक चली जाएगी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम एंगल घटाएंगे तो हमारी वैल्यू भी घटती रहेगी। देखो एक बार और, जैसे जैसे हम एंगल घटाएंगे 0 की तरफ आएंगे π/2 से, तो हमारी वैल्यू घटती हुई चली जाएगी और 0 पे आ जाएगी। तो क्या करना है हमें, जैसे हम 1 से नीचे नीचे आएंगे तो हमारे एंगल छोटा होता जाएगा, तो यहाँ पे 1 है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो हमारे क्या होता चला जाएगा, एंगल भी घटता हुआ चला जाएगा। तो कोई कहेगा मैं तो ऐसे घटाऊंगा, कोई कहेगा मैं ऐसे घटाऊंगा। अब जैसे घटाना हो वैसे दे, 0 पे लाके मिलाना। देखो कोई ऐसे नहीं घटा सकता, ऐसे क्यों नहीं घटा सकता, क्योंकि देखो जब ऐसे घटाएंगे, और देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू छोटी होती जा रही है एंगल भी क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और इसके पीछे एक रीजन है कि अभी मैं बताऊंगा क्या चीज कैसे नहीं हो सकती, फिर उसको बात करेंगे। देखो इसका ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। जैसे जैसे देखो π/2 पे 1 था, वैल्यू छोटी, एंगल छोटा हुआ तो वैल्यू घटी, फिर घटी। देखो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा π/2 1/√2 है। 0.7 कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कैसे चलेगा, तो ये ऐसे, मतलब अगला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा sin 45। अब यहाँ पे होता है 0.87, 0.8 के समथिंग, π/3 पे मतलब 60 डिग्री पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ। तो और फिर sin 30 पे क्या होता है हमारे पास, 30 यहाँ पे होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ। देखो मैं बस बना के दिखा रहा हूँ ताकि हमें कल को पता चल जाए, कोई नहीं तो अभी मैं आपको पहले बना देता हूँ फिर पता चलेगा आपको। ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। कई बार मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, अगर उन्हें ये ना बताओ तो वो क्या कहते हैं कि जब हमें एंड पॉइंट मिल गए थे तो हम ऐसे भी तो ज्वाइन कर सकते थे। तो वो इसलिए ज्वाइन नहीं हो सकता क्योंकि जब इसकी मिड में π/4 पे भी बहुत बड़ी वैल्यू है तो वो कहीं ना कहीं 1 के पास होगी, तो वो ऐसे स्टीपर। साइन का ग्राफ, इनवर्स का ग्राफ कैसे चलता है, स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल कर्व होता है, बहुत स्लो होता है, फिर एकदम से फास्ट हो जाता है, बाद में एकदम स्टीपर हो जाता है। तो साइन इनवर्स का ऐसे ग्राफ चलता है, तो इसलिए ऐसे बनता है, ना कि वाइट वाली तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स का ग्राफ। तो ये हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स का ग्राफ। तो हमने काफी चीजें पढ़ ली, हमने ग्राफ देख लिया, हमने इसे 1-1 और on2 बना दिया, हमने फोग और गोफ देख लिया, इसकी हम बात करेंगे क्वेश्चनों में कि साइन इनवर्स का आंसर -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। तो ये था पूरा साइन इनवर्स। ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स, ठीक है ना। फिर वही बात होगी, वन बाय वन करेंगे, एक बार टाइम लगेगा पर हम अच्छे से कर लेंगे तो हमें फिर आगे कंसेप्ट में बेसिक जो होंगे हमारे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लगा दें, एक बार को चलेगा, क्योंकि ये चैप्टर है ना, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इंटीग्रेशन में भी आएगा, वो डिफरेंशिएशन में भी आएगा, वो सब जगह आएगा। अगर ये चैप्टर थोड़ा सा बेस खराब करा इस चैप्टर ने तो कहीं ना कहीं फिर हमें आगे परेशानी हो जाएगी। अब बात करते हैं नॉर्मल कोस एक्स की। तो एफ एक्स इक्वल टू में कोस एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, पहले ग्राफ बना देता हूँ इसका। ये कोस एक्स होता है, कोई भी रियल नंबर डालो, π/2 डालो, पाई डालो, 0 -π/2 कुछ भी डालो, मतलब हर जगह डिफाइंड है बस। पर इसकी रेंज क्या है, -1 से 1, ठीक है। तो ये 1-1 भी नहीं है, फिर वही बात, जैसे ही कर्व टर्न होगा, देखो 1-1 तो क्यों नहीं है,
x की इस वैल्यू के लिए कौन सा आंसर है? ये आंसर है। और इधर भी 0 के जितना इधर हूं मैं उतना इधर आ जाऊं तो उस x के लिए भी यही वैल्यू है। तो ये सेम वैल्यू इस x के लिए भी इस x के लिए भी, तो फिर से ये 1 1 नहीं है तो फिर से हमें 1 1 बनाना पड़ेगा। ये तो समझ आ ही चुका होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 नहीं होगा क्योंकि पता नहीं, ये तो चलता ही रहता है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, कंटिन्यूअस रहेंगे, चलते ही रहेंगे और ये रिपीट होते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे? बस हमें ना इसको टर्न होने से रोकना है। जैसे हमने अगर टर्न होने से रोक दिया ना और फिर मैक्सिमम दूर तक जाना है बिना टर्न करे। देखो ये इसके इधर ही टर्न है, मतलब यहां से ऐसे चलो तो सही है, वहां चलेंगे तो फिर वापस आ रहे यू टर्न बन जा रहा है, तो उसके उधर जाना ही नहीं है इस बार हमें। और हमें 0 के इर्द गिर्द ही रहना है, उसके इधर उधर जाना नहीं है। 0 के इधर रहोगे तो सही है, उधर जाते फिर रिपीट हो जाएगा। या कोई कहेगा 0 के इधर रहोगे तो सही है, उधर जाते रिपीट हो जाएगा। हाँ, किसी भी तरफ एक तरफ जाओगे तो रिपीट हो जाएगा। तो हम प्रायोरिटी देते हैं कि हम पॉजिटिव की तरफ रहें। अगर हमारा पॉजिटिव की तरफ कंटिन्यूस हो रहा है तो पॉजिटिव की तरफ ही बना दो। देखो यहां से हम सीधा चलना शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं, यहां से कोई यू टर्न नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है। जैसे ही हम यहां पे आए इसके बाद क्या हो गया, यू टर्न शुरू हो गया और यहां से यहां तक। तो ये क्या होता है 0, ये π/2 होता है और ये पाई होता है। तो 0 से लेके पाई तक ये बिल्कुल सही है। 1 1 है, ऑन टू तो है ही, ये सारी वैल्यू डिफाइन है। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। तो फिर ये फंक्शन हम बात कितने फंक्शन ये करेंगे, सिर्फ जो 1 1 ऑन टू है, हम एक्स्ट्रा पार्ट को हटा ही देंगे। तो ये जो कोस है, कोस के लिए क्या हो गया, अब कोस fx इक्वल टू में कोस x क्या हो गया, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। और कोस x को कहां से कहां तक पढ़ना है, 0 से पाई, और रेंज क्या है -1 से 1। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। हमने कहा gx इसका एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, या हम क्या करते हैं fx है, fx क्या है कोस x। अब हमें क्या निकालना है इन्वर्टिबल, तो हम fx को क्या ले लेते हैं y के बराबर, और x को आइसोलेट करना तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स y इक्वल टू में x। तो हम क्या बोल सकते हैं gy इन्वर्टिबल फंक्शन होगा कोस x का, जो क्या होगा कोस इनवर्स y, या फिर वही बात हम gx भी बोल सकते हैं इसे। तो हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन क्या आ गया, कोस इनवर्स x, किसका, कोस x का। तो gx कहां से कहां तक चलेगा, अगर ये x से y है तो y से x। ठीक है, फिर से वही फोग और गो, फोग क्या हो जाएगा x, और फोग में क्या जाएगा gx, f क्या है कोस x, इसमें gx जाएगा तो कोस इनवर्स x। तो कोस ऑफ कोस इनवर्स x क्या होता है x, बट x को कहां से कहां तक रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने इसे रेस्ट्रिक्ट करके पढ़ा है तो इसलिए हम बार बार बता रहे हैं। तो कोस इनवर्स कहां से कहां तक रहेगा, -1 से 1। बात करते हैं फोग गोफ की। अब गोफ भी क्या होगा x, g में क्या जाएगा fx, g में fx, g क्या है gx क्या है कोस इनवर्स x, तो कोस इनवर्स fx, और fx क्या है अपने आप में fx है कोस x। तो कोस ऑफ कोस इनवर्स x क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ कोस x x, पर x कहां से कहां तक रहेगा, इस बार कोस की बात करेंगे 0 से पाई। ये प्रॉपर्टी फिर से यूज होने वाली है। अब बात करते हैं हम ग्राफ की।
क्या यूज करा था हमने कंसेप्ट का हमारा कि एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है डोमेन, तो कोस इनवर्स की डोमेन क्या है -1 से 1। यहाँ है, इस बार देखो नेगेटिव में जाना ही नहीं है, 0 से पाई, तो 0 यहाँ पे, पाई यहाँ पे, π/2 पे क्या है 0, cos π/2 क्या होता है 0, तो cos 0 क्या होगा π/2, तो यहाँ पे कहीं π/2 भी आएगा, इसकी हेल्प लेनी है बस हमें। अब देखो cos पाई क्या है -1, cos पाई क्या है -1, तो cos इनवर्स -1 क्या हो जाएगा पाई, तो मतलब यहां पे देखो cos पाई -1 है, तो cos इनवर्स -1 क्या हो जाएगा पाई। फिर से cos 0 क्या है 1, cos इनवर्स cos 0 1 है, तो cos इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 0, तो हमें फिर फाइनल पॉइंट मिल गए, तो ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, ठीक है ना, तो हमें जाना है ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि स्टीपर वाला कंसेप्ट फिर से आ जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादा स्टीपर है, फिर नॉर्मल है, फिर स्टीपर है, तो ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा gx इक्वल टू में cos इनवर्स x का ग्राफ। तो ग्राफ पता होना चाहिए और हमें ये वाली चीज़ें फोग और गोफ कंपोजिशन करने के बाद चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास cos x का। अब बात करते हैं हम tan x की। tan x का ग्राफ और cot x का ग्राफ होता है डांसिंग ग्राफ। देखना इसका ग्राफ कैसा डांस करता हो, देखिएगा। जीरो π/2 पाई -π/2 -पाई। ठीक है, अब देखो tan पाई क्या होता है tan π/2, tan 0 होता है 0, tan π/2 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो tan π/2 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड जब भी होता है तो हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लेनी होती है ताकि उसका रेफरेंस ले सकें हम। अब देखो tan π/2 पे नॉट डिफाइंड और 0 से π/2 पे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऊपर ही रहेगा। तो tan π/2 पे नॉट डिफाइंड है, tan π/4 पे 1, तो मतलब 90 पे नॉट डिफाइंड, π/4 पे 45 पे 1, तो नीचे आता है और फिर ऐसे चला जाएगा। तो देखो ये ऐसे डांस करता हुआ जा रहा है। फिर से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे π/4 पे 1 होता है, ऐसे ही 3π/4 पे फिर 1 होगा, और ऐसे समझ लो 0 पे 0 है, यहाँ पे क्या किस पे 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे π/2 पाई, पाई पे 0 होगा। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन और बनानी पड़ेगी, पाई 3π/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, तो फिर ये क्या करेगा ऐसे, तो ऐसे क्या करता रहेगा ये जाता रहेगा, ऐसे इधर चलेगा सेम। यहाँ पे हो जाएगा -3π/2। देखो -π/2 से -पाई, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जब -π/2 से -पाई की तरफ देखोगे तो वहां tan कोट मिलेगा, तो मतलब पॉजिटिव, तो ऐसा चलेगा। तो ये किसका है tan x का। अब देखिए बड़े आराम से देखते हुए चल रहा है ये वाला, बस सिर्फ इसे ऑब्जर्व करो ना, इसे ही, तो कंटिन्यूअस है, कोई यू टर्न नहीं है। अब देखो, अब इसे ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों सेम क्या कर, ये क्या हो जाएंगे रिपीट कर जाएंगे, मतलब इस x के लिए जो होगा वही इधर भी उसी x के लिए होगा।
तो ये बस उधर जाना ही नहीं है, तो ये बड़े आराम से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक ये कंटिन्यूस रहेगा। तो बस इसी साइकिल को चलने, तो रिपीट ही क्यों करना है, रिपीट कराते तो 1 1 ही खत्म हो जाएगा। तो बस इतने फंक्शन को देखना है हमें। ये क्या हो जाएगा, -π/2। इतने में क्या है, ये कंटिन्यूस है। अब देखो ये यहां तक कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस भी है और 1 1 और ऑन टू भी है। तो देखो f(x) क्या हो जाएगा इस बार, अब कंटिन्यू उसके लिए इनवर्स के लिए ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। ओपन क्यों है, इस बार इंक्लूडेड नहीं है दोनों वैल्यू, तो f(x) हो जाएगा। अब इनवर्स निकालने के लिए फिर वही बात, f(x) को y ले लेंगे, tan x को, और फिर x को कर लेंगे हम आइसोलेट। तो tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और फिर gy tan इनवर्स y, इसी को वेरिएबल रिप्लेस करके कर दो, और इसकी डोमेन रेंज, tan इनवर्स की डोमेन रेंज, उसकी रिवर्स। अच्छा यहाँ पे हमने वो नहीं लिखे ना, और देखो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -∞ से +∞, मतलब हर रियल नंबर। तो -π/2 से ऐसे लिख लेते हम, हर रियल नंबर। तो इसकी क्या हो जाएगी, हर रियल नंबर से -π/2 से π/2। ठीक है, फिर फोग और गोफ का कंपोजिशन, फोग का क्या हो जाएगा, x, और फोग इस बार डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, काफी देर हो गई, tan इनवर्स x और x को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, tan इनवर्स की डोमेन देखो हर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और यहीं पे बात करें हम गोफ की, x होगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x, और x क्या होगा, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। अब बात कर लेते हैं इसकी ग्राफ की। ग्राफ के लिए फिर वही कंसेप्ट, x एक्सिस पे मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या आएगा, डोमेन जो कि हर रियल नंबर, मतलब -∞ से ∞। ठीक है, डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से +π/2। ठीक है, अब देखते हैं, देखो π/2 पे क्या है, π/2 पे क्या होगा, π/2 पे tan π/2 क्या था, नॉट डिफाइंड, और -π/2 भी नॉट डिफाइंड, मतलब ये तो फिक्स हो गया। tan π/2 है नॉट डिफाइंड। अब देखो नॉट डिफाइंड, ये तो है नेगेटिव का नॉट डिफाइंड, वो है पॉजिटिव की तरफ नॉट डिफाइंड, तो पॉजिटिव की तरफ नॉट डिफाइंड है, तो हम ऐसे लेंगे। ठीक है, और ऐसे करा के फिर 0 पे ही मिलाना है। ऐसे देखो कोई कहेगा ऐसे, तो ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता, तो ऐसे चला जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, tan x का ग्राफ। तो एक बार इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं